नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय है कि हाल ही में रूस ने एक नाटो मेंबर लिथुआनिया को धमका दिया है। धमका इसलिए नहीं दिया है कि पता चले कि दुनिया में बह बैठाना हो, कुछ हरकतें लिथुआनिया की गड़बड़ा गई हैं। लिथुआनिया की जो हरकतें गड़बड़ाई हैं उससे यह प्रतीत होता है कि लिथुआनिया पर संकट के बादल मंडराने तय हैं। हालांकि मैंने अपनी क्लास में बहुत लंबे पहले समय ही ये कह दिया था कि लिथुआनिया का ही नंबर है नेक्स्ट, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए मैं आपको एकदम तथ्यात्मक जानकारी देते हुए बता रहा हूं कि किस प्रकार से लिथुआनिया ने एक ऐसी हरकत की है जिसके चलते निश्चित ही रशिया अपने द्वारा कोई ऐसा कदम उठा सकता है। मतलब संभावनाओं के बादलों को अगर तलाशा जाए तो ये इतना घातक कदम हो सकता है कि लिथुआनिया नाटो से तो अलग हो ही जाए और भविष्य में रशिया का सहयोगी बन जाए। आइए पूरे विस्तार से इस विषय पर चर्चा करते हैं। आपके सामने कुछ प्रमुख अखबारों की पहले कटिंग दिखा देता हूं। अंतरराष्ट्रीय रूप से रॉयटर्स लिखता है कि रशिया वॉर्न नाटो मेंबर लिथुआनिया ओवर कैलिनग्राड ट्रांजिट। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसका मैं विषय विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा याद भी दिलाने की कोशिश करूंगा कि रशिया को जब आप ज्योग्राफिकली देखते हैं तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो रशिया है वो इस तरह से स्थित है कि उसको जो समुद्र के माध्यम से यानी पानी के माध्यम से जो सामान भेजने की जगह मिलती है वो बहुत ही नैरो मिलती है। अब ये मैप के माध्यम से भी हम समझेंगे, रशिया होने को मतलब एक प्रकार से क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन अगर उसे समुद्री मार्ग के माध्यम से इंडिया भी सामान भेजना हो तो बहुत ही छोटे पाथ से होकर के वो सामान निकलता है, क्योंकि उसको कोस्टल लाइंस जो मिली है ना वो बर्फ से ढकी हुई कोस्टल लाइंस हैं। इसलिए उसे बहुत ज्यादा जरूरत है एक ऐसे पानी की, एक ऐसे कोस्ट की जहां से वो आसानी से 12 महीने व्यापार कर सके। अब कैलिनग्राड उसके लिए वही स्थान है, हम उसको समझाएंगे। लिथुआनिया ने ऐसा क्या किया जिसके चलते हुए, ये देखिए अल जजीरा, रशिया वॉर्न लिथुआनिया ओवर कैलिनग्राड। यूएस की न्यूज, रशिया वॉर्न नाटो मेंबर लिथुआनिया। कहने का मतलब ये है, ये यूके का, ये गल्फ का, ये अमेरिका का, ये सारे की सारे वो बड़े अखबार हैं जिन्होंने इस बात को हूबहू जो हमने लिखा है टाइटल कि रूस ने धमका दिया है, उसको एज इट इज इन्होंने मेंशन किया है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। क्या है साहब, क्यों है? तो रूस की जो खुद की न्यूज एजेंसी है जिसका नाम टास है, उसका कहना है कि रशिया डिमांड करता है लिथुआनिया से कि वो जो हमारे ऊपर लगाए गए ट्रांजिट बैन हैं उन्हें हटा ले, जो कि कैलिनग्राड रीजन पर लगाए गए हैं। तो अब आपको ये ऊपर से जा रहा होगा कि यार ये क्या होता है, ट्रांजिट बैन क्या होता है, कैलिनग्राड का मुद्दा क्या है? जो पुराने छात्र हैं वो जानते हैं, लेकिन नए विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा एक बार के लिए। अब एक मैप देखिए, फिर मैं आपको इस मुद्दे तक पुनः लेके आऊंगा। देखो साहब, ये है आपके सामने वो मैप जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है सभी को जानने के लिए। देखिए, आपको यदि यहां पर समुद्र नोटिस कराया जाए तो एक बार के लिए आप इस जगह को ढंग से देखें और एक जगह पहचानें। देखो, ये रशिया दिख रहा है आपको। रशिया से यदि सामान यूरोप आना है, अमेरिका जाना है, इंडिया आना है, तो जो पानी वाला रास्ता है ना वो यही है कि वो गल्फ ऑफ फिनलैंड से होता हुआ पानी से सामान निकले। देखो, ये रशिया, यहीं पर सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, यहां से ये जो रूट दिख रहा है ना आपको, इसी से होकर रशिया का सामान बाल्टिक सी से होते हुए पूरे की पूरे डोवर स्ट्रेट, इंग्लिश चैनल और उसके बाद में फाइनली कहां पहुंचता है? अपने अटलांटिक सी के अंदर पहुंचता है। ठीक है, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो आप यूं समझिए कि यदि इस रास्ते से सामान भेजना मुश्किल हो तो रूस कहां से सामान भेजेगा? तो आप दूसरा जगह देखिए, मैं आपको एक जगह और दिखाता हूं। आप इस जगह को देखिए साहब, ये एक छोटा सा टुकड़ा आपको यहां दिख रहा होगा बाल्टिक सी के अंदर। ये रूस का एक और हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका का कनाडा के पश्चिम में एक हिस्सा है जिसका नाम अलास्का है ना, बेरिंग स्ट्रेट के पास। बिल्कुल वैसे ही ये रशिया का एक और हिस्सा है, इस हिस्से का नाम है कैलिनग्राड। क्या नाम है? कैलिनग्राड नाम है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बताता हूं, ध्यान से सुनना। है क्या साहब, इस बाल्टिक सी में ये 3 देश कौन कौन से? लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। इन तीनों को हम बाल्टिक देश के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। बाल्टिक देशों में आज जिसकी सुर्खी है उसका नाम है लिथुआनिया। क्यों सुर्खी है, अब वो सुनिए। देखिए, मैं थोड़ा सा मैप को और स्पष्ट करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा होने से आपको शायद मैप उतना अच्छे से दिख ना रहा हो, इसलिए मैं हर देश के बॉर्डर को स्पष्ट रूप से बनाने की कोशिश करता हूं। आप इधर देखें साहब,
रूस का अपना एक हिस्सा यहां पर है जिसका नाम कैलिनग्राड है। और देखिए एक जगह जो यहां पर आपको जरूर पहचाननी चाहिए, इसको भी देखिए अब आप, ये जो हिस्सा है इसका नाम है बेलारूस। बेलारूस जो है वो रशिया का एकदम समझो रशिया ही है, यो समझ लो एक्सटेंडेड रशिया है ये, है ना। रूस और बेलारूस लगभग एक जैसे ही हैं। यहां लुकाशेंको की सरकार है वो बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा पुतिन चाहते हैं। अब होता क्या है कि यहां से सामान आए, कौन सी जगह से, इस जगह से, तो पहुंचने में लगता है समय। बर्फ जम जाती है तो यहां से बर्फ काटने की मशीनें लगानी पड़ती हैं, तो व्यापार थोड़ा टफ होता है। होता क्या है, इसकी जगह रशिया ने विकल्प क्या बना रखा है कि ये वाली जो जगह है ना कैलिनग्राड वाली, यहां पर इसने बहुत बड़ी मात्रा में पोर्ट बना रखा है ना, बंदरगाह बना रखा है। और उस पोर्ट पर क्या करता है, ये अपने जहाजों को उतारता है, यहां से उतार के ट्रेन के माध्यम से, ध्यान से सुनने का, बहुत ध्यान से, ट्रेन के माध्यम से यहां से सामान को लेते हुए ये जो जगह है ना विल्नियस, विल्नियस जो लिथुआनिया की राजधानी है, वहां से निकालते हुए बेलारूस में होते हुए रशिया पहुंचाता है। दोबारा देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, रशिया का सामान कहां उतरा, कैलिनग्राड में। भाई यहां पर उतरता तब तो बहुत सारी दिक्कतें जो मैंने आपको बताई वो क्या है, हालांकि ये वाला रास्ता भी सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, लेकिन एक आध और ऑप्शंस तो होने चाहिए ना। पता चले कल को कोई यहां रास्ता रोक के बैठ गया, इधर की तरफ से हेलिस की, इधर की तरफ से तैलिन, ये रास्ता रोक के बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी। रशिया वालों ने यहां पर एक रास्ता ओपन कर रखा है और इस ओपन किए हुए रास्ते से ट्रेन जो है ना वो यूं सामान लेकर निकलती है, विल्नियस पहुंचती है, विल्नियस से बेलारूस, बेलारूस से रशिया पहुंच जाती है ना। अब तक यही चल रहा था। देखो मैं एक बात और बताता हूं, 1991 में यूएसएसआर टूटा था 15 देशों के अंदर। जब यूएसएसआर टूटा उसमें से ये 3 देश कौन कौन से, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश बाल्टिक नेशन के रूप में अलग हो गए थे। क्योंकि बाल्टिक समुद्र के पास है इसलिए इन्हें बाल्टिक नेशन कहा जाता है। अब मुद्दा क्या है, लिथुआनिया ने वर्तमान में यूरोपियन यूनियन के दबाव में आते हुए, अब ध्यान से सुनिएगा, लिथुआनिया नाटो मेंबर भी है और यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है। यूक्रेन वाला हाल नहीं है इसका, यह नाटो भी है और यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है। इसने वर्तमान में यूरोपियन यूनियन की बातों को मानते हुए इसका जो सामान लिथुआनिया से होकर गुजरता था उस सामान को रोक दिया है। अब आप पूछेंगे कि रोक दिया है से मतलब, यहां पर सामान इन लोगों की जरूरत का ही जाता था कि व्यापार का भी जाता था। साहब हजारों ट्रेन्स आती जाती हैं इस रूट से, हजारों, यानी यूं समझ लो कि ये वो ट्रैक है जो व्यस्ततम ट्रैक है इंटरनेशनल रूप से, बेलारूस, लिथुआनिया और कैलिनग्राड। यूं समझ लो कि यहां से जो सामान जा रहा है वो असल में रशियन सामान ही है जो इस पोर्ट से होके जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने क्या चालाकी चली, उसने लिथुआनिया को भड़का दिया कि बेटा 2004 में तुम हमारे दोस्त बने थे, क्योंकि इसने 2004 में यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ग्रहण की थी। लेकिन 2003 में लिथुआनिया ने रशिया के साथ एग्रीमेंट किया था कि मैं आपके सामान को निर्बाध रूप से जाने दूंगा। देखो भाई वास्तविकता क्या है कि लिथुआनिया ने पहले तो क्यों एग्रीमेंट किया, किस बात का, कि मैं आपके क्षेत्र में आपका सामान सही तरीके से पहुंचा दूंगा। या तो आपको एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए था, और कर लिया तो आपकी जो बाद की मित्रता है, मित्रता किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, उस मित्रता के दबाव में आकर अब आप कह रहे हो कि मैं आपके सामान को रोकूंगा। इस बात पर तो साहब ये नाराज होगा ही, और नाराज होगा तो ये न्यूज निकल कर आएगी ही। रशिया ने कहा है कि लिथुआनिया इस ट्रांजिट बैन को, जो कि कैलिनग्राड रीजन के लिए लगाया गया, आप ट्रेन्स को देख सकते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में ट्रेन्स, गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन्स ये निकलती हैं। ठीक है साहब, अब ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी का रास्ता रुकेगा, अजी साहब आप सोचकर देखो, आपने तो नर्व काट दी उसकी। अगर ऐसा है, अब सैंक्शंस की भी थोड़ी वैल्यू समझना आप, किस किस प्रकार का सामान इस रास्ते से निकलता था। कोयला, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल और एडवांस टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट इस रास्ते से गुजरते थे, ठीक है ना, देशों के बीच में से होके गुजरते थे। अब यह बात जब पता चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है रशिया को यह बात तो बहुत बुरी लगेगी। तो ऐसी स्थिति में, अच्छा फिर हां, ऐसी स्थिति में एक चीज और मैं अपडेट यहां पर दे दूं, ये सैंक्शन इतना ही नहीं है, धीरे धीरे और बढ़ने वाला है। कैसे, आप देखो
अभी ये करंट बैन जो है ये स्टील और मेटल प्रोडक्ट पर एक्सपेंड होगा। सीमेंट और अल्कोहल तक जुलाई 10 में बैन लग जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि बैन हो जाना चाहिए। तो 10 जुलाई तक इस पर भी बैन लग जाएगा। और तो और अगले अगस्त तक कोयला और जो सॉलिड फ्यूल भेजा जाता है उस रास्ते के माध्यम से, उस पर भी बैन लग जाएगा। और जो तेल भेजता है रशिया दुनिया भर को, उस पर दिसंबर 5 तक बैन लग जाएगा। अलग अलग तारीखें दे दी। अभी केवल 50% बैन लगाया है। 50% बैन का मतलब कि साहब अभी हम आपका इतना ही कट कर रहे हैं, बाकी चीजें जाने दे रहे हैं। भविष्य में पूरी तरह 100% कट हो जाएगा। क्या आपको लगता है रशिया इतना बड़ा लॉस इसकी हरकतों की वजह से देख पाएगा? असंभव है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? आइए मैं आपको एक न्यूज पढ़ाता हूं, उसके बाद में तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले मैं एक न्यूज पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको लौटा के लाऊंगा इसी जगह पर। न्यूज देखिए साहब, इस जगह को पढ़िए, इस न्यूज को पढ़िए। अंतरराष्ट्रीय रूप से खबरों को अच्छे से कवर करने के लिए एक चैनल है पॉलिटिको नाम से, उसने दुनिया का मोस्ट डेंजरस प्लेस जिस जगह को नाम दिया है, उस जगह का नाम क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जिसे मोस्ट डेंजरस प्लेस कहा गया है वो रशिया और नाटो के बीच का सवाल की गैप है। देखो, जब आप इंडिया का मैप देखते हैं और इंडिया के मैप में आप चिकन नेक की बात करते हैं, चिकन नेक जो कि एक प्रकार से चाइना द्वारा किसी भी समय कमजाने का प्रयास किया जाता है, ये तो भारत का चोक पॉइंट है। ऐसे ही इस पूरी दुनिया का एक चौक पॉइंट है जिसका नाम है सुवाल की गैप। इस सुवाल की गैप का लिथुआनिया से क्या कनेक्शन है आइए मैं आपको बताता हूं। यानी आप पहले तो यह समझ जाइए, दुनिया का सबसे डेंजरस प्लेस। तो भविष्य में कभी आपसे सुवाल की शब्द पूछ लिया जाए ना, तो याद रखना, यह मत करना पता ही नहीं क्या है। आप इधर देखिए, नाटो मस्ट प्रिपेयर टू डिफेंड इट्स वीकेस्ट पॉइंट। इधर क्या है? डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ, दैट इज सुवाल्की। और इधर न्यूज पढ़िए, नाटो मस्ट प्रिपेयर टू डिफेंस इट्स वीकेस्ट पॉइंट द सुवाल्की कॉरिडोर। ये भी न्यूज पढ़िए। मेरे प्यारे साथियों, अब ये सुवाल्की क्या है, अब वापस से इस मैप को देखते हैं। मैंने अभी आपको कैलिनग्राड बताया, बेलारूस बताया, रशिया बताया। मैंने आपको बताया किस प्रकार से बाल्टिक सी तक जाने के लिए कैलिनग्राड तक लिथुआनिया और बेलारूस होकर रास्ता निकलता है। विचार करिए, अब इस कैलिनग्राड और बेलारूस के बीच में एक 70 किलोमीटर का रास्ता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये 70 किलोमीटर का पैच है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि रशिया को कैलिनग्राड पहुंचना है, देखो बेलारूस तो मतलब रशिया ही है, यहां से यहां पहुंचना है, तो रूस क्या करेगा? उसे डोनास्क, लोहांस्क इसकी तरह युद्ध नहीं लड़ना है, उसको केवल इस जगह पर कब्जा करना है। इतना हुआ, इतना होते ही बाल्टिक देश, ये लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये ऑटोमेटिक बाकी नाटो देशों से कट गए। ये सारे के सारे पोलैंड वगैरह इनसे कट गए, नंबर एक। नंबर दूसरा, कैलिनग्राड तक उसकी रीच सबसे जबरदस्त हो गई। आप देखो, अगर अभी देखो क्या है, लिथुआनिया क्या कह रहा है कि मैं रास्ते में से सामान नहीं जाने दूंगा। मत जान दे, किसी दिन वही वाली बात होगी, ट्रेन में बैठकर ही फौजी आएंगे कि ले तेरा काम ही तमाम कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में यहां से इस 70 किलोमीटर के पैच को अगर कब्जा लिया गया, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या स्थितियां बनेंगी। और अगर आप इन स्थितियों को भांप रहे हैं, आप और हमने तो भांप लिया। देखो, अब यह मुद्दा जो है, यूक्रेन पर रूस ने केवल ईगो के लिए लड़ाई की थी। यूक्रेन पर जो उसका असल मुद्दा था वो ये था कि तुम मेरी उसमें से निकल करके दूसरी तरफ जा रहे हो। इस ईगो के ऊपर उसने यूक्रेन के ऊपर हालात खराब कर दिए। यहां तो आप उसकी नस काट रहे हो भाई। इसकी असल में जो कैलिनग्राड के अंदर यूक्रेन, इस रशिया ने इतना असलहा भर रखा है, इतने प्रकार का यहां पर आर्म एंड एम्यूनिशन, परमाणु वेपन सब यहां पे भर रखे हैं। लगभग 4.5 लाख लोग यहां निवास करते हैं कैलिनग्राड रीजन में। और ऐसी स्थिति में यह सबके लिए घातक है, क्योंकि एक तरफ बेलारूस, एक तरफ कैलिनग्राड और ऊपर की तरफ रशिया। यह किसी भी तरह स्थिति, और आप और हम तो इस घटना को पढ़ लेंगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रूप से इस घटना को कैसे देखा जाता है, यूएस के अखबारों में किस प्रकार से है, सुवाल्की कॉरिडोर, मॉस्कोज इन्वेजन रूट टू यूरोप। आप देख लीजिए, ये द टाइम्स, जो टाइम्स मैगजीन है उसकी न्यूज है ये। इस सुवाल्की कॉरिडोर क्या है? तो ये मॉस्को का इन्वेजन रूट है यूरोप के लिए। यानी यूरोप को अगर तबाह करना हो तो रशिया यहां से होकर निकलेगा। तो उम्मीद है कि सुवाल्की गैप का फियर आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है।
और इस बात को अगर आप समझ गए हो तो यहां पर लिथुआनिया ने किनको बोला है? नाटो मेंबर्स को बोला है कि प्रभु सुवाल की गैप को बचाने के लिए अपनी सेनाओं को भेज दो, अपनी डिफेंस को एक्टिवेट कर दो, सुवाल की गैप हमें बचाना चाहिए। और अगर सुवाल की लड़ाई हुई साथियों तो आप ये देखिए, मैं हालांकि मतलब आप मुझे ज्यादा ज्ञाता ना समझें, छोटा मोटा न्यूज़पेपर ठीक ठाक से पढ़ के आप लोगों के सामने जानकारी रख देता हूं। मुद्दा यह है जनाब कि मैंने आपके सामने आज से 3 महीने पहले एक न्यूज का प्रिडिक्शन दिया था। अब अगला हमला लिथुआनिया पर, अगर आपको याद हो 3 महीने पहले देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो वीडियो देख लेना। लगभग 7 लाख लोग इसको देख चुके हैं। मैंने लिथुआनिया पर यह सारी बात बता दी थी कि क्या स्थितियां होने वाली हैं। लिथुआनिया जो ऑलरेडी इमरजेंसी कॉल कर चुका था, मैंने आपको प्रेडिक्शंस में जानकारी दी थी। और आपको मैं इसके बारे में और जानकारी यहां पर और दे दूं। यूके ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 19 जून की खबर है, आज हम 21 जून को यह पढ़ रहे हैं, यूके के आर्मी चीफ ने कहा है अपने सैनिकों से कि तैयारी करिए, भविष्य में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। आप क्या समझते हैं? आप में से कई लोगों को लगेगा अरे सर वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला होता तो अब तक हो चुका होता। देखिए, बहुत सारे डिफेंस के जानकारों का कहना है कि वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बस आपको पता नहीं चल रहा है। आप पूछेंगे ऐसे क्यों कह रहे हो सर आप? अभी बताता हूं। आपको मालूम है वर्ल्ड वॉर 1 कितने साल चला था? 1914 से लेके 18 तक। ऐसे ही सर आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 कितने साल चला था? 1939 से लेके 45 तक। इतने लंबे समय तक रोज गोला बारूद नहीं चलते थे। ऐसी ही स्थितियां उस समय बनती थी। जैसे आज आप सुन रहे हैं ना, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। अब थोड़े दिनों बाद आप सुनेंगे चाइना ने ताइवान पर हमला किया। देख लो, चाइना और रशिया एक जैसे एक तरफ हो गए, दूसरी तरफ से अमेरिका जो दूसरी तरफ घिस रहा है। ठीक है, तीसरी तरफ अगर आप देखते हैं लिथुआनिया वाले केस में आह्वान हो चुका है वर्ल्ड वॉर 3। ऐसे नहीं होगा कि एक दिन में हुआ और मामला स्वाहा हो गया, अंत होगा स्वाहा होके। तो जिस दिन गोला बारूद फटेगा, परमाणु बम उठाने की नौबत आएगी, उस दिन युद्ध खत्म हो जाएगा। यानी ब्रह्मास्त्र जिस दिन चल गया उस दिन तो युद्ध खत्म होगा। उससे पहले तो ऐसे ही छद्म युद्ध चलते रहेंगे और उसी कालखंड में लिखा जाएगा कि किस दिन से 23 फरवरी 2022 से युद्ध शुरू हुआ और इतने दिनों तक गया। यह वर्ल्ड वॉर 3 का टाइम ड्यूरेशन लिखा जाएगा। समझ गए आप? तो ये कई मतलब रक्षा जानकारों का कहना है कि आप ऑलरेडी उस एरा में हैं। हां, किसी ने अगर रोक दिया इस चीज को तो ठीक है, क्योंकि स्थितियां सामान्य नहीं है। चाइना का उस पर अटैक और ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, फिर इंडिया भी रिटेलिएट करेगा और उस समय पर इंडिया और पाकिस्तान का ये ऐसे फ्रंट बन जाएंगे सारे, जो ऑटोमेटिक बट जाएंगे। चाहे फिर आप इस तरह से देख लीजिए कि नए समीकरण जो क्वाड देशों के बने हो, चाहे फिर आप देख लीजिए वेस्टर्न I2U2 बना हो, ये सब चीजें भविष्य की गुटबंदी दर्शा रही है। आप बदलते हुए नक्षत्रों को अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से है कि इंडिया जो आज तक किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बना, वो इधर क्वाड में बैठ रहा है, इधर I2U2 में बैठ रहा है, और वो ये मतलब एक तरह से समझिए कि वो स्टैंड लेने लग गया है ना। ये चीज थोड़ी सी सकारात्मक मतलब सोचने वाली बात होगी कि ये क्या स्थिति है। तो लिथुआनिया जो कि पोटेंशियल रूप से अगर इसकी हरकतें ये रही तो रशिया शांत रहने वाला नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो नाटो देश लिथुआनिया के ऊपर रशिया आक्रमण करेगा। और जिस दिन आक्रमण की शुरुआत हुई, आपको पता है जब हमले हुए थे ना, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 भी हुए थे, तो बहुत ही नॉन सिग्निफिकेंट देशों की वजह से हुए थे। आमने सामने आके फ्रांस और जर्मनी आपस में नहीं लड़े थे। किसी युवराज की हत्या किसी और देश में हो गई तो चलो बदला लेने निकल पड़े, ऐसे ही कांड होंगे। ठीक है, अगर इसको रोकना है तो इंटरफेयर सबको मिलकर करना होगा। ये स्थितियां हैं। एनीवे, तो फिलहाल के लिए आप लोग इस बात को समझ गए हो। इसका मतलब आज का वो है, यूक्रेन के हालात अगर जानना चाहते हैं तो ये पूरा लाल बनारस हो रखा है। ये साहब यूक्रेन के हालात हैं। इस बीच में एक इंटरेस्टिंग न्यूज छूट गई, हालांकि मैं उसको एक अलग से सेशन में कवर करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ अभी कवर कर देता हूं। कजाकिस्तान जानते हैं, जो कि रशिया का एक बहुत प्यारा अलाई देश है, दोस्त है, उसने हाल ही के अंदर एक सेमिनार में यह साफ इनकार कर दिया कि मैं लोहांस्क और डोनास्क रीजन को अलग से देश नहीं मानूंगा। रशिया का दोस्त है कजाकिस्तान, उसने क्या कहा कि अगर आप ये मानते हैं लोहांस्क और डोनास्क को, रशिया हमसे कहे कि हम इसको अलग देश मान लें, कजाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। इसने कहा सर अगर ऐसे होने लगा ना तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड देश, अभी यूएन के अंदर 193 देश रजिस्टर्ड हैं, अगर ऐसे हर क्षेत्र अपने आप को देश बनवाने लग गया तो दुनिया में 600 से अधिक देश हो जाएंगे सर। फिर हमारे खुद के खर्चे बढ़ जाएंगे। हम इसको अलग देश नहीं मानते, इसको विवादित स्थान मानेंगे, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे।
ये रशिया के एक मित्र राष्ट्र कजाकिस्तान का स्टेटमेंट है। हाल ही में एक बैठक हुई थी, उसके दौरान यह निर्णय निकल कर आया था। 25th सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के अंदर की यह बात है, जिसमें कजाकिस्तान ने साफ कह दिया कि सर अपन किसी भी राय रोग में नहीं है, फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सेशन को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। अनअकैडमी देता है आपको टॉप एडुकेटर्स के साथ में कोर्सेज, और कोर्सेज में पूरी तरह से यूपीएससी के कोर्सेज, प्रिंटेड मटेरियल, कोर्स नोट्स, पूरी तरह से लाइव मेंटरशिप, प्रॉपर मेंटरशिप, चॉइस ऑफ एडुकेटर्स, हिंदी और इंग्लिश के अंदर कोर्सेज, प्रॉपर तरीके से जीएस का एनालिसिस, साथ में अब मेंस टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है अनअकैडमी पर। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 18 जून से हमारा यह प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसमें मेंस एग्जाम्स के लिए प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज, मेंस की और आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस शुरू हो चुकी हैं। यह आपको आपके कोर्स के साथ ही मिल जाता है। साथ में ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एनालिसिस आपको टॉप एडुकेटर्स के द्वारा प्रॉपर आंसर के साथ मिलता है। आप इसके लिए अंकित 10 रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। रेफरल कोड के साथ साथ यदि आप पर्सनल मैन टू मैन मतलब 1-to-1 मेंटरशिप का कोर्स लेना चाहते हैं तो यह आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और साथ में यदि किसी प्रकार से आपको आर्थिक रूप से मदद चाहिए हो, यानी कि ईएमआई ऑप्शंस पर आप कोर्सेज लेना चाहते हो, तो 0% इंटरेस्ट रेट पर 2 घंटे के भीतर अनअकैडमी लोन फैसिलिटी भी आपको देती है। इसके लिए आप सहायता सूत्र नंबर 7878158882 पर कॉल करके अपने लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।